हेलो एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था सारे तरह के कंडक्टेंस और देखा था ये टेबल जो सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करके 1-to-1 इंटरेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम एक नए टर्म को पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे दो नए एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं या फिर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली जो आपने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस या फिर मिनरल एसिड बेसिस सॉल्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं और वीकर ऑर्गेनिक या फिर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम वीकर इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस होते थे। लेकिन अगर क्या हो, अगर आप जैसा कि जानते हैं कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस होता है। उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है वो किसके कारण होता है? आयंस के कारण होता है। कैसे आयंस? जो आयोनिक आयंस जो कि डिसोसिएट हो चुके हैं, डिसोसिएटेड आयोनिक एनायंस या कैटायंस। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयोनिक स्पीसीज पे होता है। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयोनिक स्पीसीज हमारे पास होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमारा होगा। क्यों? बिकॉज आयोनिक स्पीसीज आर द चार्ज कैरियर्स, सो मेनी मोर द नंबर ऑफ इफेक्टिव चार्ज कैरियर्स मोर इज कंडक्शन। जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कैरी ऑन होता है यहाँ पे, वो चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? वहाँ पे यहाँ पे आयंस होते हैं, आयोनिक स्पीसीज होते हैं। तो जितने ज़्यादा आयोनिक स्पीसीज होंगे उतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स, और जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl की बात करें तो वो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में। ठीक है, अगर हम सिर्फ NaCl मॉलिक्यूल की बात करें तो वो नॉन कंडक्टिंग होता है। NaCl मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज अ नॉन कंडक्टिंग मॉलिक्यूल, बट अगर हम उसे पानी में डाल दें या फिर किसी भी सॉल्वेंट में, जो पोलर सॉल्वेंट में अगर डाल दें तो क्या होगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में, यानी कि आयोनिक स्पीसीज जनरेट करेगा, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो फाइनली कंडक्टिंग हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स बिकॉज दे आयोनाइज कम्प्लीटली। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कहते हैं? हमने क्यों कहा था? इसलिए क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स, जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स उतने ज़्यादा कंडक्शन। ठीक है, लेकिन बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स don't dissociate completely, they have some degree of dissociation, that is alpha। आपको याद होगा आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट नहीं होते कम्प्लीटली, जो वीकर सॉल्ट्स, वीकर एसिड्स, वीकर बेसिस होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जिसके कारण उनके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपको याद होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, इसी कारण हम उन्हें क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब हम समझ गए हैं कि जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो आखिर उन्हें डिसोसिएट कराने का तरीका क्या है? तो चलिए देखते हैं। वी नो डैट ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था और ये देखा भी था, आप समझ भी सकते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वाटर के ज़रिए, वाटर डाले या कोई भी जो सॉल्वेंट है हमारे पास वहाँ पे, वो अगर हम डाल के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज करना चालू होगा। अगर हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और हम उसमें कंटिन्यूअसली सॉल्वेंट का एडिशन करें तो क्या होगा? हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, वो क्या होगा? डाइल्यूट होने लगेगा, और डाइल्यूट होने लगेगा और नंबर ऑफ आयंस तो अभी भी फिक्स ही है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा। सो इफ वी ऐड और डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू इंफिनिटी, दैट इज ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टेंड टू डिसोसिएट मोर। ठीक है, अब हम क्या करें?
हमारे पास जैसे कि इनफाइनाइट वाटर का हम एडिशन करें या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का एडिशन करके उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दे रहे हैं। अब भाई इनफाइनाइट हम कैसे ला सकते हैं? इनफाइनाइट वाटर तो हम ला ही नहीं सकते भाई। इन्फिनिटी इज़ नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज़ जस्ट ए कंपेरेबल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम एक एटम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉपी के बैक साइड का पेज है, आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सारा पेज है, ठीक है। अगर हम उसमें एक छोटा सा पेज लाए, उसके सामने एक छोटा सा पेज लाए, तो इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इतना बड़ा जो पेज है वो इसके लिए, इस पेज के लिए क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी इज जस्ट ए कंपेरेबल क्वांटिटी। तो ये एक छोटा सा पेज है और उसके सामने ये बड़ा सारा पेज जस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग है, समथिंग इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और हम दूसरे चीज़ को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर ले लें, तो उस स्मॉल चीज़ के कंपेरेटिवली वो जो बड़ा चीज़ है वो क्या होगा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कभी रीच नहीं कर सकते। इन्फिनिटी इज़ नेवर अ रीचिंग वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज अ टेंडिंग वैल्यू। उस इन्फिनिटी को हम कभी रीच नहीं कर सकते, हमेशा टेंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास अगर ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर है तो इसके लिए जो इन्फिनिटी होगा वो ये पूरा बड़ा सारा पेज होगा। तो अगर हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें हम बहुत सारा वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, उस सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा डाल के उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दे, बहुत ज़्यादा, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर उसका कर दे तो क्या होगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोसिएट होने चालू हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन दे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होता है? डिसोसिएट होना चालू हो जाते हैं एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 79 निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COH, तो ये हमारे पास एक वीक एसिड है। आप देख सकते हैं कि ये C जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ये लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन हो रहा है। डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा। तो देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है यानी डाइल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे ये जो सॉल्ट का आयोनाइजेशन है यानी कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा यानी कि उतना ज़्यादा सॉल्ट आयोनाइज हो चुका है। तो देखिए धीरे धीरे आयोनाइजेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका जो आयोनाइजेशन है लगभग 100% हो गया। यहाँ पे लगभग 100% हो गया, पूरा 100% तो नहीं हुआ लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 100% हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी वीक सॉल्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद वो क्या होगा? इनफाइनाइट को रीच कर देगा। इसका मतलब कि वो कम्प्लीटली, लगभग कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। अब अगर हम समझे कि हेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट 100%, नियरली 100%, ठीक है। If 1 mole of electrolyte is taken and is diluted up to infinite, then concentration becomes nearly zero. अगर हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ लिया है और अगर हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली जो उसका कंसंट्रेशन होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो लगभग ज़ीरो के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ इनफाइनाइट चल रहा है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन के हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े, कंडक्शन के हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो चलिए हमारे पास एक और कंडक्टिविटी का टर्म आता है यहाँ पे जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई वो क्या है? इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट पॉइंट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन अप्रोचेज नियरली जीरो। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के बाद जो हमारा कंसंट्रेशन है वो नियरली जीरो हो जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर हम उसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो उसकी कंडक्टिविटी होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उसे हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m नॉट या फिर लैम्डा m इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे अच्छे बड़े साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट लोग थे,
तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ के ज़रिए, आपने अभी अभी देखा था एनसीईआरटी के पेज नंबर 79 पे कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था, वहाँ पे CH3COH और KCl का यूज़ किया गया था। तो उसी तरह के ग्राफ का यूज़ करके हमारे पास दो इक्वेशंस आते हैं जिनका नाम है, फर्स्ट का नाम है डिबाई-हकस-ऑन-सेगर इक्वेशन और दूसरा है कोलेरॉस लॉ। ठीक है, डिबाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है और कोलेरॉस लॉ जो है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। ये दोनों इक्वेशन क्या बताते हैं, ये दोनों इक्वेशन हमें फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, इसका मतलब जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होंगी, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिबाई-हकस-ऑन-सेगर इक्वेशन देखेंगे और अगले दिन हम देखेंगे कोलेरॉस लॉ, फिर देखेंगे कोलेरॉस लॉ के एप्लीकेशंस और देखेंगे उसके क्वेश्चंस भी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मेरा हमेशा से फंडा रहा है, कोई भी थ्योरी वेस्ट है अगर आप उसके क्वेश्चंस, उसके एप्लीकेशंस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन पे आते हैं। डिबाई-हकस-ऑन-सेगर इक्वेशन, थोड़ा लंबा सा इसका नाम है। तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन बस इतना सा है, कितना है, इतना सा, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c। यहाँ पे लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल मोलर कंडक्टिविटी जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट अभी अभी हमने देखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे a जो है आर्हेनियस कांस्टेंट है। ठीक है, आर्हेनियस कांस्टेंट के बारे में आप डिटेल में जानेंगे हमारे केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें। तो ये एक जस्ट एक कांस्टेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसे हमें कभी फाइंड नहीं करना पड़ता है। सी जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन है या फिर मोलैरिटी भी कह सकते हैं। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में भी देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई इक्वल्स टू CRT, सी वहाँ क्या था, कंसंट्रेशन था। ठीक उसी तरह सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है। तो आपने NCERT का जो अभी ग्राफ देखा था पेज नंबर 79 में, जो हमने अभी ये ग्राफ देखा था, उसमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जब हम इसे और डाइल्यूट करते थे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, इनफाइनाइट डिसोसिएशन को रीच कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे KCl को लिया गया है, तो KCl को जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। डिबाई-हकल-ऑन-सेगर ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में लैम्डा m और c की अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल के उनकी ग्राफ बनाई। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए उनका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो उन्होंने क्या किया, इन एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत इन्होंने एक इक्वेशन बनाया जिसका नाम था डिबाई-हकस-ऑन-सेगर इक्वेशन, और यही है वो इक्वेशन। अगर हम बात करें उसके ग्राफ की, तो देखिए ग्राफ हमारे पास KCl का कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिबाई-हकल-ऑन-सेगर ने इसी एक्सपेरिमेंट और ग्राफ के बेसिस पे उनका इक्वेशन दिया था। तो चलिए उसे स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस में है रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन है, c जो है कंसंट्रेशन है। ठीक है, और लैम्डा m क्या है, लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी। y एक्सिस में, तो अगर हम देखें y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो हमारे पास लाइन का इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, y इक्वल्स टू mx प्लस c में 11th में। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे y हमारे पास y एक्सिस में क्या है, लैम्डा m, तो ये हो गया y, यानी कि लैम्डा m y इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस में क्या है, रूट सी, तो रूट सी हमारे पास यहाँ है, तो ये हो गया हमारे पास x। और m y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो m जो है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यानी रूट सी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a। तो हमारे पास m जो है यहाँ पे क्या होगा, माइनस a होगा, माइनस a है m, माइनस a m है। ठीक है, और यहाँ पे c जो है ऐड किया हुआ अलग से कांस्टेंट जो है वो लैम्डा m नॉट है, ये क्या है, c है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गया y, ये हो गया x, और स्ट्रेट लाइन अगर है तो हम जानते हैं कि टेन थीटा, जो कि थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, तो इसका जो टेन होगा यानी टेन थीटा वो किसके बराबर होगा, स्लोप के। स्लोप यहाँ पे क्या है, m है, और m क्या है, माइनस a है। तो हमारे पास टेन थीटा कितना हो गया, माइनस a हो गया। अब हम बात करें y इंटरसेप्ट की, तो आप जानते हैं ये जो y इंटरसेप्ट, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, यहाँ पे c जो है y इंटरसेप्ट होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा है कि ये जो c होता है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि ग्राफ जो है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो कहाँ पे कट कर रहा है, कट यहाँ पे करता है। आप अगर लाइन, तो देखिए ग्राफ तो सिर्फ इतना सही है, लेकिन अगर हम इसे फर्दर एक्सटेंड करें डॉट 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 लाइन से, आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास ग्राफ तो इतना सही था,
यहीं तक था, लेकिन अगर हम इसे डॉट डॉट करके और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे कहीं पे हम देख सकते हैं जाके वाई एक्सिस को ये कट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये और कुछ नहीं, लैम्डा एम नॉट होगा। लैम्डा एम नॉट मतलब क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वाई हमारे पास ये, एम हो ये हमारे पास स्लोप जो कि -a है, tan थीटा के बराबर है, और c जो है हमारे पास y इंटरसेप्ट है, c क्या है? लैम्डा एम नॉट, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो हमारे पास जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बेस्ड आते हैं। डिबाई-हैकेल-ऑनसेगर इक्वेशन में बनाने लायक जैसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ग्राफ है जो आप सीख सकते हैं, सीखने लायक है, मज़ेदार चीज़ है। और यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए, उसमें आपसे पूछ देगा, ग्राफ दे दिया और पूछ देगा कि आपके पास जो यहाँ पे a होगा, कांस्टेंट होगा, वो कितने के बराबर होगा, या फिर आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ये ग्राफ जो है इसी इक्वेशन का है, इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो वो tan थीटा आप यहाँ से -a के बराबर होगा, तो आप निकाल सकते हैं। या फिर हमें आपको एक्सटेंड करके दिखा दिया जाएगा कि ये जो है 40 है, यहाँ पे इसका वैल्यू, अगर इस पॉइंट का वैल्यू 40 है वाई एक्सिस पे, तो पूछ देगा कि लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालिए, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे 40 है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी उतना ही होगा। तो इस आप टेंशन मत लीजिए, इस पे क्वेश्चन जैसा कि हम जानते हैं कि लेक्चर खत्म, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम इस पे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, अलग से सॉल्यूशन चैप्टर की तरह 3-3 लेक्चर हम इस पे देंगे और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस ही करेंगे अच्छे। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। भाई डाउट्स तो ज़रा से भी मत रखना अपने मन में, जो भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमें, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो। और आप जैसा कि जानते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलरली DPPs और जो हमारे शीट्स हैं, हमारे लेक्चर नोट्स, हमारे कोटा के नोट्स, हमारे बनाए हुए नोट्स, फिर जो अलग से बोर्ड्स के अलग से नोट्स और कॉम्पिटिटिव के अलग से नोट्स, हम सब वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड विथ ट्रायोस पोटेंशियल।